तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 2024 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉप 200 प्रश्न सीडीपी के, जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो बाल विकास के टॉप 200 प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। ये जो प्रश्न है ये आपके एमपीटेट वर्ग 3, वर्ग 1, वर्ग 2 में जो प्रश्न बार बार अभी तक पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न हम एक साथ में लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है अभी नई क्वेश्चन बैंक एजेंसी का चयन नहीं हुआ है, तो पुराने जो प्रश्न है वही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जितने भी पुराने प्रश्न हैं उनको आपको देख करके जाना है। इतना समय आपके पास में नहीं है कि आप सारे पेपरों को खंगालेंगे फिर वहां से क्वेश्चंस निकालेंगे। इसलिए हम हर एक सब्जेक्ट के टॉप 200, टॉप 300 ऐसे करके आपको सारे प्रश्न करा दे रहे हैं प्रीवियस ईयर के, जिससे कि आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर लें और 90 नंबर से ऊपर आप आराम से ला सकते हैं अगर आप हमारी इसी सीरीज को कंटिन्यू देखते रहते हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम लगभग 22-23 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें लगभग 7 से 8 वीडियो सीडीपी की हैं, 7 से 8 वीडियो ईवीएस की हैं, मैथ पेडागोजी की वीडियो हैं, हिंदी की, इंग्लिश की, ये सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। एमपी टेट फ्री क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहीं पर ये सारी वीडियो जा रही हैं। तो अब हमारा प्रयास यह रहेगा कि बचे हुए 10 दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपकी आंखों के सामने से निकलें, जिससे कि जब वे प्रश्न आपके एग्जाम में टकराएं तो आप तुरंत उनका आंसर लगा लें। तो यही हमारा प्रयास है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, तो आज का पहला प्रश्न है, वन लाइनर फैक्ट की तरह हम इसको कवर करते हुए चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो जो किशोरा अवस्था होती है, 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, इसे हमने क्या कहा है? अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा है, क्योंकि ऐसे में जो बालक होता है उसको अपने भविष्य की चिंता सताने लगती है, ठीक है ना? बहुत सारी चिंताएं उसके दिमाग में आने लगती हैं। तो किशोरा अवस्था जो होती है उससे हमने क्या कहा है? विकास के साथ साथ में अत्यधिक दबाव और तनाव का काल भी कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? या उन्होंने जब ये आपका सिद्धांत दिया तो किसी न किसी पर प्रयोग किया होगा, अगर वो सफल रहा होगा तब उन्होंने सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले उन्होंने कुत्ते पर इसका प्रयोग किया था। तो सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले कुत्ते पर किया गया था और पावलोव के द्वारा ये प्रतिपादन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडाशय के बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? तो अंडाशय के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। देखिए, आपके विद्यालय में खेलकूद आयोजित किया गया है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? अपने छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे और उनके साथ में रहेंगे। आप जिस भी क्लास के क्लास टीचर हैं, आप कोशिश करेंगे कि आपके छात्र जो हैं वो हमेशा अव्वल रहें। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा? अपने छात्रों के साथ में रहना होगा और उन्हें लगातार प्रोत्साहित करते रहना होगा। हमने ये प्रश्न अपने मन से नहीं बनाए हैं। आप प्रीवियस ईयर तीनों परीक्षाएं हैं, एमपीटेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, तीनों के पीवाईक्यू उठा करके देखेंगे तो आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? और जो भी आपके नए एग्जाम्स में, जैसे अभी रिसेंट में हुए बीपीएससी हुआ है या फिर आपका जो है सीटेट हुआ है, तो इनके भी प्रश्नों को हमने साथ में कवर किया है, जिससे कहीं से भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो उसे आप आराम से जो है क्वालिफाई कर सकें, आराम से कर सकें। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। स्कूल में कोई अभिभावक आपसे कभी भी मिलने नहीं आता है, आप क्या करेंगे? आपने किसी बच्चे के अभिभावक को बुलाया, पेरेंट्स को बुलाया कि आप आइए स्कूल में, लेकिन वो नहीं आता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप खुद उनसे मिलने जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई अपने ऐठ में ही है, नहीं जा रहे हैं, नहीं आ रहा तो हम क्या करें, ऐसा नहीं करना है। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है हमेशा। अगर कोई भी अभिभावक आपसे मिलने नहीं आ रहा है, पेरेंट्स आपसे मिलने नहीं आ रहा, तो आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव विकास को कितने डोमेन में विभाजित किया गया है? तो चलिए देख लेते हैं मानव विकास को कितने डोमेन में विभाजित किया गया है। तो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक, इन 4 डोमेन में मानव विकास को विभाजित किया गया है। अगला देखिए, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है।
प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी क्षमता का एहसास कब होता है? जब वे अन्य छात्रों के साथ में सीखते हैं। कहते नहीं भैया कुएँ के मेंढक हो अभी तो तुम कुएँ के मेंढक हो, अभी तो तुम 4-5 लोगों में अंधों में काना राजा वाली बस कहावत है तुम्हारी। जब तुम प्रतिभाशाली लोगों के बीच में पहुँचोगे, तब तुमको पता चलेगा कि हाँ, आप में कितनी प्रतिभा है। तो प्रतिभाशाली छात्र को अपनी क्षमता का एहसास होता कब है? जब वो अन्य छात्रों के साथ में सीखता है। अपने से मतलब तेज बुद्धि वाले छात्रों के साथ में जब पहुँचता है, तब उसको एहसास होता है कि हाँ, हमारी प्रतिभा कितनी है। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रेरणा मोटिवेशन जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, कौन-कौन से? एक तो आंतरिक होता है, एक बाहरी होता है। चलिए आंतरिक और बाहरी के बारे में आपको दोनों के बारे में बता दें। आंतरिक का अर्थ है जब आपके मन में खुद से ये हो कि अब हमें सिलेक्शन लेना है, हमको ये रेस क्वालीफाई करना है, इस एग्ज़ाम में हमको इतने नंबर ले आना है, अपने मन से खुद आपके अंदर से ये प्रेरणा निकल रही है कि हमको ये काम करना ही करना है। तो हम इसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। बाह्य प्रेरणा क्या रहती है? बाह्य प्रेरणा है कि मान लीजिए आप कोई रेस दौड़ रहे हैं और आपके सामने बोला गया है कि अगर आप इस रेस को क्वालीफाई कर लेते हैं, पहला नंबर ले आते हैं, तो आपको 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अब आप क्या दौड़ रहे हैं? अब आप किस लिए दौड़ रहे हैं? आप उस 51,000 के पुरस्कार के लिए दौड़ रहे हैं, जो कि आपको बाहरी प्रेरणा दे रहा है, यानी बाहर से आपको दिया जा रहा है, बाहर से मोटिवेशन आपको मिल रहा है। तो ये आपका आंतरिक और बाहरी मोटिवेशन में अंतर होता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला देखिए, बच्चों का जन्म कितने चरणों में विभाजित है? सीधा फैक्ट वाला प्रश्न है। तो बच्चों का जन्म 3 चरणों में विभाजित होता है। इन चरणों की जो प्रश्न है वो आगे आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ हम इसको क्लियर करेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। विशिष्ट संकेत स्थितियों या वस्तुओं के डर और परिहार को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? इसे हम विशिष्ट भय कहते हैं। जब बालक किसी विशिष्ट स्थिति की वजह से डर लगने लगता है उसको, जैसे कि अंधेरे में उसको डर लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे? यह एक विशिष्ट भय है कि उसको अंधेरे से डर लग रहा है। उसको ऊंचाई पर जाने पर डर लगता है, तो क्या कहेंगे? यह एक विशिष्ट प्रकार का भय है कि उसको ऊंचाई से डर लगता है, उसको पानी से डर लगता है, उसको आग से डर लगता है। तो यह एक विशिष्ट प्रकार का भय होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। किसे सामाजिक गुणों का पालना कहा जाता है? तो परिवार को सामाजिक गुणों का पालना कहा जाता है, क्योंकि बच्चे में जो भी गुण आएंगे वो परिवार के माध्यम से ही आएंगे। दादा, चाचा, मामा, मामी, इन सबको देख करके ही उसके अंदर जो है सामाजिक गुण आने वाले हैं। तो परिवार को सामाजिक गुणों का पालना कहा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि पिता अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं, तो बच्चा उसका और समाज के अन्य बुजुर्ग सदस्यों का सम्मान करेगा। बच्चे के इस समाजीकरण को मतलब ये जो बच्चे हैं, वो समाजीकरण की इस स्थिति को कौन-सी अवस्था में सीखते हैं? तो प्राथमिक अवस्था में सीखते हैं। यानी अगर वो देखेंगे कि हमारे पिताजी हैं, हमारी माताजी हैं, वो दादाजी के पैर को छू रही हैं, उनका सम्मान कर रही हैं, तो वो भी आपका और बुजुर्गों का सम्मान करेगा। लेकिन ये कब सीखता है? तो प्राथमिक अवस्था में ऐसी घटनाओं को सीखता है और आगे जो है इम्प्लीमेंट जो है अपने जीवन में वो करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। देखिए, सूरज अक्सर बीमार रहता है और इसलिए उसका विश्वास बीमारी के सभी स्रोतों से सुरक्षा है। वो बीमार रहता है और उसके मन में ये हो गया कि भाई बीमारी से बचना है, तो हमको ये सुरक्षा करनी होगी। मोसले के आवश्यकता के पदानुक्रम के मॉडल के अनुसार यह किसका उदाहरण है? तो ये सुरक्षा की आवश्यकता है। सूरज के अंदर अब ये सुरक्षा की भावना आ गई है और मोसले ने ऐसा बताया था कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई बीमारी या किसी चीज़ों से डर लगने लगता है, उसे लगता है कि हमें सुरक्षा करनी चाहिए, तो वो कौन से पदानुक्रम मॉडल के कौन से पदानुक्रम के अनुसार जो है उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका सुरक्षा की आवश्यकता का उदाहरण रहेगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। कौन सा अभिप्रेरणात्मक चक्र का अंतिम चरण होता है? तो उद्वेलन की कमी जो है वो अभिप्रेरणात्मक चक्र की अंतिम चरण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार की प्रेरणा एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने में मदद करती है? तो ये आपकी आंतरिक प्रेरणा होती है। अगर परीक्षा में आपको नंबर 1 पर जाना है, तो वहाँ पर कोई इनाम काम नहीं करेगा। वहाँ पर आपके अंदर से ये प्रेरणा होनी चाहिए कि हमें फर्स्ट नंबर पर रहना है। तो ये क्या होता है, परीक्षा में पास करने के लिए या किसी नौकरी के एग्ज़ाम में मतलब जैसे आपका यही एग्ज़ाम एमपी टेट का हो रहा है, अब ये आपके अंदर से ये भावना उठेगी, एमपी टेट को हम वर्ग 3 को हम यहाँ पर क्वालीफाई करेंगे, उसके बाद चयन परीक्षा में अच्छे अंक ला करके अपना नौकरी प्राप्त कर लेंगे। तो ये आपके अंदर से प्रेरणा उठ रही है, आंतरिक प्रेरणा उठ रही है। कहीं बाहर से आपको प्रेरणा नहीं दी जा रही है कि तुम नौकरी पाओगे तो तुम्हें 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। ये कोई बाहरी प्रेरणा आपको नहीं दी जा रही। आपको अंदर से लग रहा है कि हमें शिक्षक बनना है और आप जरूर शिक्षक बनेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। देखिए, तो प्रतिक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण अर्थात इनाम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो बीएफ स्किनर जी के द्वारा इनाम की अवधारणा दी गई थी। इतना ही याद रखना है कि इनाम की अवधारणा किसने दी थी? बीएफ स्किनर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए।
देखिए, शिक्षक ने देखा कि सुरेश दौड़ने और अन्य एथलीट गतिविधियों में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, तो सुरेश की प्रतिभा का श्रेय गार्डनर के किस बहुबुद्धि सिद्धांत को जाता है? तो गति संवेदी जो बुद्धिमत्ता होती है, आपको कई बार हमने बताया है, गति संवेदी का अर्थ है जो जो आपके दौड़ने वाले होते हैं, जो धावक होते हैं, जो एथलीट होते हैं, उनके अंदर कौन-सी बुद्धिमत्ता पाई जाती है? तो गति संवेदी बुद्धिमत्ता धावक या फिर एथलीट के अंदर पाई जाती है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण के दौरान बच्चा दूसरों के साथ निर्धारित भूमिकाओं का पालन करता है? तो प्री कन्वेंशनल जो एज होती है, उसमें बच्चा दूसरों के साथ निर्धारित भूमिकाओं का पालन करता है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक किसमें समर्थ होते हैं? अगर वो विद्यालय में मूल्यांकन करते हैं, तो प्रत्येक सेमेस्टर में छात्रों का मूल्यांकन करने में वे समर्थ होते हैं विद्यालय आधारित आधारित मूल्यांकन के माध्यम से। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, आत्मसम्मान की भावना के लक्षण कौन सी अवस्था प्रकट करती है? तो जो किशोरावस्था होती है, उसमें आत्मसम्मान की भावना आ जाती है, यानी कि बच्चा अपने बारे में ये सोचने लगता है कि हमारा आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वो किशोरावस्था में बालक के अंदर आ जाती हैं। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण का काल कौन सा है? तो ये भी आपका किशोरावस्था है। आपको सबसे पहला ही प्रश्न मैंने बताया था कि ये कठिन अवस्था होती है, ये बालक के दिमाग को एक तरह से कह सकते हैं निचोड़ने वाली अवस्था होती है, बालक को तनाव में रहता है, बालक तनावग्रस्त रहता है, तो ये किशोरावस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है, इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, आप जब एग्जाम सेंटर में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना? इसीलिए एक दो बार मैं तो कह रहा हूँ आप स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 पे कर लीजिए अपनी स्पीड, और इस स्पीड में एक दो बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किसमें रुचि लेना प्रारंभ करता है? तो 6 से 10 वर्ष की जब अवस्था होती है, तो बालक विद्यालय जाने लगता है। अगर आप 5 वर्ष के बालक को विद्यालय भेजेंगे तो वो रोएगा, ठीक है ना? रोएगा, नहीं जाएगा। 6-7 वर्ष का जो बालक होता है, लेकिन 6 से जब वो 10 वर्ष के बीच में होता है, तब उसके मित्र बन जाते हैं, ठीक है? इसे गैंग एज कहा जाता है, आपको पता ही है, ठीक है ना? जो बाल्यावस्था होती है, उसे गैंग एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मित्र बन जाते हैं विद्यालय में। अब वो दूसरे दिन जब उसको विद्यालय जाना होगा ना, बड़ा उत्सुक रहेगा कि अपने मित्रों से हम मिलेंगे, ये चीज़ खेलेंगे, ये चीज़ खेलेंगे। तो 6 से 10 वर्ष के बीच में बालक विद्यालय में रुचि लेने लगता है। देखिए, 24 नंबर देखिए, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था यानी 3 से 5 वर्ष को खिलौने की आयु कहा जाता है। रिपीट हो गया है, क्योंकि कई परीक्षाओं में यह पूछा गया है। देखिए, तो शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण का क्या अर्थ है? तो सामाजिक वातावरण को समायोजित करना ही शिक्षा के क्षेत्र में समाजीकरण का अर्थ होता है। यानी समाज में किस तरह से आपको बातचीत करना है, किस तरह से अपना व्यवहार रखना है, ये आप जब सीख लेते हैं तो हम उसे समाजीकरण कहते हैं, यानी कि सामाजिक वातावरण में खुद को समायोजित करना। अगला देखिए, 26 नंबर, समुदाय सबसे छोटे क्षेत्रीय समूह हैं जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अपना सकते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? समुदाय के बारे में यह परिभाषा किसने दी थी? तो सही आंसर की बात करें, डेविस महोदय के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। अगला देखिए, 27 नंबर, कौन सा मानदंड है जिस पर प्रश्न पत्र बनाने के समय विचार किया जाना चाहिए? तो प्रश्न ना तो ज़्यादा कठिन हो और ना ही ज़्यादा आसान हो। आप अगर आपके स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं तिमाही के, छमाही के, और आप पेपर बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो आपको कौन से मानदंड को ध्यान में रखना चाहिए? तो भाई, प्रश्न ना तो ज़्यादा कठिन होने चाहिए और ना ही इतने सरल हो कि बालक आसानी से उसका आंसर दे लें। तो मीडियम साइज के प्रश्नों को बनाना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, ग्रेड, यहाँ पर ग्रेड नहीं ग्रेड होगा, ग्रेड अंकों से भिन्न कैसे होते हैं? यह प्रश्न किस वर्ग के प्रश्नों से संबंधित, मतलब कि आप किसी बच्चे से पूछ रहे हैं, बेटा तुम्हें ए ग्रेड मिली है, ठीक है, और तुम्हें 600 मान लीजिए 600 अंक मिले हैं, तो ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? अगर ये प्रश्न आप किसी बालक से पूछ रहे हैं, तो किस वर्ग के प्रश्न से यह संबंधित होगा? तो ये एक विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा। बालक आपको बताएगा कि सर, ग्रेड का अर्थ ये होता है और अंकों का अर्थ ये होता है, वह विश्लेषण करके आपको बताएगा। तो यह एक तरह का विश्लेषणात्मक प्रश्न हो जाएगा। 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, वैलेंटाइन के अनुसार कौन सा शब्द आमतौर पर उन बच्चों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार किसी चीज में गंभीर रूप से असामान्य है? तो उसे हम समस्याग्रस्त बच्चे कहते हैं। मतलब उनका व्यवहार अलग ही रहता है, अलग ही टाइप के रहते हैं, गंभीर रूप से अलग रहते हैं वो अन्य सभी बच्चों से, ठीक है ना? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समस्याग्रस्त बच्चे उन्हें हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, टाइफाइड के टीके का प्रथम डोज किस अवधि के दौरान दिया जाता है? तो 5 वर्ष का जब बालक हो जाता है, तो उसे टाइफाइड के टीके का प्रथम जो डोज है वो दिया जाता है। 31 नंबर देखिए,
जब एक शिक्षक समय या फिर सही उत्तरों की संख्या जैसे कुछ मानदंडों के आधार पर सही उत्तरों के लिए विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हैं तो वह किसका उदाहरण बन जाता है? चलिए, थोड़ा सा प्रश्न आपको क्रिटिकल लग रहा हो पर समझाते हैं। मान लीजिए कोई बालक आपके पास से अपनी जो है होमवर्क की कॉपी लेकर के आया और आपने देखा कि उसने बहुत कम समय में उन सवालों को सॉल्व कर लिया है और बहुत अच्छे मतलब 10 में से 9 क्वेश्चन उन्होंने बिल्कुल सही किए हैं। तो उत्तरों की संख्या जो है वो बहुत अच्छी है। इस मानदंड के आधार पर आप उस विद्यार्थी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो वह किसका उदाहरण बन जाएगा? तो वह आंतरिक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण बन जाएगा। यानी कि बालक को बहुत अच्छा लगेगा, बालक अंदर से मतलब प्रेरणा लेगा कि हाँ, अगली बार हम इससे और अच्छा करेंगे। अगर हमारा एक प्रश्न गलत हुआ है, तो अगली बार हम 10 में से 10 नंबर लेकर के आएँगे। तो यह उसके आंतरिक सुदृढ़ीकरण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, प्रजातियों में अनौपचारिक रूप से पाई जाने वाली प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रतिक्रिया को हम जातिवृत्तीय प्रतिक्रिया कहते हैं, जो अनौपचारिक रूप से विभिन्न प्रजातियों में पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसके द्वारा कहा गया है? तो रॉस महोदय ने बाल्यावस्था को मिथ्या या फिर परिपक्वता काल कहा है। इसमें बालक जो है वो झूठ बोलता है, गैंग एज कहते हैं इसको, टोली बनाता है, ठीक है, परिपक्व होता जाता है, यानी आगे की चीज़ों की ओर बढ़ता जाता है, अपने आप को मजबूत बनाता रहता है। तो रॉस महोदय ने बाल्यावस्था को मिथ्या अवस्था या फिर परिपक्वता काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 34, व्यवहार का विकास किस ओर से किस ओर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि जो विकास है आपका वो किस ओर से किस ओर होता है व्यवहार का? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर व्यवहार का जो है यहाँ पर विकास होता है। 35 देखिए, गंभीर रूप से मानसिक क्षीणता वाले बच्चे कैसे होते हैं? तो जो गंभीर रूप से मानसिक क्षीणता वाले होते हैं वो प्रशिक्षणीय होते हैं, यानी कि उनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो मानसिक क्षीणता वाले बच्चे होते हैं वो प्रशिक्षणीय होते हैं। अब देखिए आपके सीडीपी में कुछ इस तरह के प्रश्न आएंगे, मतलब कि थोड़े से आपको प्रश्नों को समझने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप एक बार प्रश्नों को समझ गए तो आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे प्रश्न आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। उन प्रश्नों की भाषा को कैसे समझना है वही आपको हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद में ईवीएस की वीडियो भी इसी तरह की लेकर के आने वाले हैं। टॉप 300 जो प्रश्न ईवीएस में बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम कराने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 36, समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो एक काफी असहाय मानव शिशु को एक आत्म जागरूक जानकार व्यक्ति में बदल देता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? मतलब इतना बड़ा सा प्रश्न है और यह एक तरह की परिभाषा है और इसको किसने दिया था? तो एंथोनी गिडेंस के अनुसार यह परिभाषा दी गई थी कि भाई समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कितना भी असहाय व्यक्ति हो, मानव हो, शिशु हो, वो आगे चल करके क्या बन जाता है? एक जागरूक और जानकार व्यक्ति में बदल जाता है। समाज के साथ में रहते रहते वह अपने आप को समाज के अनुसार ढाल लेता है, नई नई चीजें ग्रहण करता है, तो एक बहुत बढ़िया जो है जानकार व्यक्ति बन जाता है। एंथोनी गिडेंस के अनुसार यह बात कही गई थी। देखिए, पावलोव के सिद्धांत के तहत लार क्या होती है? लार आप जानते हैं, जो लार बालक बोलता है तो लार जो टपकती है, तो पावलोव के सिद्धांत के तहत लार क्या थी? आइए आंसर देखें। एक अनुकूलित अनुक्रिया है, यानी कि लार आने का मतलब है कि बालक अब बोलना चाह रहा है, बालक जो है परिपक्व हो रहा है बोलने की दिशा में, तो यह एक अनुकूलित अनुक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर का विचार मुख्यतः किसके विचारों से शासित था? किसके विचारों का असर उनके ऊपर था? तो सार्वभौमवाद से उनका विचार शासित था। अगला देखिए प्रश्न नंबर 39 है, रेमंड कैटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ ठोस बुद्धि यानी कि क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंस होती है उस पर क्या फर्क पड़ता है? तो जो ठोस बुद्धि है वो आपकी वृद्धि होती जाती है, ठोस बुद्धि बढ़ती चली जाती है जन्म मतलब आयु के बढ़ने के साथ में। क्वेश्चन नंबर 40 है, बंडूरा ने गर्व संतुष्टि और सिद्ध की भावना को किसके रूप में वर्णित किया है? तो आंतरिक सुदृढ़ीकरण के रूप में बंडूरा ने गर्व संतुष्टि और सिद्ध की भावना को जो है व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, अधिगम के लिए कौन सा दृष्टिकोण प्रतिफल और प्रोत्साहन से जुड़ा हुआ है? तो प्रतिफल और प्रोत्साहन से कौन सा दृष्टिकोण जुड़ा है? तो व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो प्रतिफल और प्रोत्साहन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, जन्मजात वृत्ति का कौन सा पहलू क्रिया या अनुप्रयोग से संबंधित है? तो जो सकारात्मक पहलू होता है वो क्रिया और अनुप्रयोग से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 43, किस सिद्धांत को जनसंचार के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है? तो व्यक्तिगत अंतर का जो सिद्धांत होता है उसे हम जनसंचार के सिद्धांत के रूप में परिभाषित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, 44 नंबर। तो 44 नंबर का क्वेश्चन है, उस अधिगम का नाम बताइए जिसे समावेशी व्यापक माना जाता है और जिसका उद्देश्य भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना है। तो कौन सा ऐसा एक्ट था? तो ये आपका दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 था, याद रखना है आपको। तो ये जो आपका अधिनियम है
यानी कि उस अधिनियम, यहाँ पर अधिगम नहीं होगा, अधिनियम होगा। उस अधिनियम का नाम बताइए जिसे समावेशी व्यापक माना जाता है और जिसका उद्देश्य भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर, यानी कि जो भी दिव्यांग व्यक्ति है उन्हें समान अवसर दिया जाए। कौन सा एक्ट बताता है? तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, जो कि 2016 में आया था, याद रखिएगा। अगला देखिए 45 नंबर। एक शिक्षक को ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय कौन से बिंदु पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? अगर आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं तो कौन सा बिंदु ऐसा जिस पर ध्यान नहीं केंद्रित करना है? तो प्रवाही लेखन का प्रयोग। प्रवाही लेखन का मतलब होता है आप लिखते चले गए भैया, किसी से पूछ नहीं रहे हैं, आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप लिखते ही चले गए, एक प्रवाह में लिखते चले गए। तो ऐसे में बालक असहज हो जाता है। आप तेजी से लिख रहे हैं, बालक नहीं उतार पा रहा है, नहीं लिख पा रहा है, तो ये प्रवाही लेखन को रोकना चाहिए। बल्कि आप एक लाइन लिखिए, फिर बालकों से पूछिए कि भाई आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा है, क्या आपने इतना लिख लिया? आप नीचे पूरा करते हैं तब ऊपर वाला मिटाइए, उससे पहले बालकों से पूछ लीजिए, ठीक है? तो प्रवाही लेखन का प्रयोग नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पियाजे के मानसिक विकासात्मक सिद्धांत के किस चरण का बौद्धिक विकास समय के वास्तुकरण द्वारा चिन्हित है? तो समय के वास्तुकरण के द्वारा कौन सा चिन्हित है? तो संवेदी गतिक अनुकूलन विधि जो है वो समय के वास्तुकरण से चिन्हित रहेगी। पियाजे का मानसिक सिद्धांत है ये। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक श्रवण बाधित बच्चों को क्या सीखने में काफ़ी समय देना पड़ता है? तो भाषा सीखने में, क्योंकि देखिए वो एक बालक है जिसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना? सुनाई नहीं पड़ रहा है। अब आप उसको कुछ सिखाएँगे तो वो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि उसको सुनने में ही दिक्कत है। तो ऐसा करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। भाषा सिखाने में आपको समय लगेगा एक श्रवण बाधित बच्चे को जिसको सुनने में परेशानी है। 48 देखिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किसने विकास के 4 चरणों अर्थात संवेदी, पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का प्रस्ताव रखा? कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो अवस्थाएं हैं, संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, ये किसने दी थी? तो जीन पियाजे महोदय के द्वारा दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एमपी टेट के किसी न किसी शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। चलिए 49 नंबर, आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता क्या होती है? तो यह एक सामाजिक संरचना है। आपको आनुवंशिकता के बारे में पहले जो हमने वीडियो कराई थी सीडीपी की, उसे बता चुके हैं आनुवंशिकता क्या होती है। तो एक सामाजिक संरचना है। अब ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि 200 प्रश्नों को हमें कवर करना है। देखिए, चॉम्स्की का दावा है कि वास्तव में हमारे मस्तिष्क में भाषा के लिए एक उपकरण है, यानी एलएसडी। अब वो एलसीडी जो उपकरण है, एलईडी होगा, ठीक है? एलईडी, जो एलईडी, इसे हम एलईडी कहते हैं, जो एलईडी है उस एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भाषा अधिग्रहण उपकरण। अगर इंग्लिश की बात करें तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एलएडी, ठीक है? ये हमारे दिमाग में एलएडी होता है, तो एलईडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए 51 नंबर। देखिए, तो रीना और टीना एक समान कक्षा में पढ़ने वाली बहनें हैं। उनके शिक्षक ने नोटिस किया कि रीना आसानी से और जल्दी अवधारणाओं को समझ लेती है, जबकि टीना भौतिकी और गणित जैसे कुछ विषयों के साथ संघर्ष करती है। यह किस सिद्धांत का प्रतिपादन है कि कुछ बच्चे तो आसानी से सीख लेते हैं, जबकि कुछ बच्चों को उन्हीं भाषाओं को सीखने में बहुत समय लगता है? तो ये व्यक्तिगत मतभेद का सिद्धांत है, यानी कि अलग अलग बच्चों की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती है। तो व्यक्तिगत मतभेद का यह सिद्धांत रहेगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, नए अनुभव प्राप्त करने की इच्छा, सूचना प्राप्त करने में प्रसन्नता की अनुभूति, यह किसका संकेत है? तो ये जिज्ञासा का संकेत होता है। यानी कि कोई बालक है और उसे नई चीज़ें अगर मिल रही हैं तो बहुत खुश रहता है। कोई नई उसको मतलब कि नए अनुभव उसको मिल गए हैं, ठीक है? नई सूचना प्राप्त हो गई है, तो ऐसे में उसको बड़ी खुशी होती है। तो ये कैसा बालक कहलाएगा? तो ये आपका जिज्ञासु बालक कहलाएगा और इस प्रक्रिया को हम जिज्ञासा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, वह कौन सी प्रतिक्रिया मानव में होती है जब एक अप्रत्याशित वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है और मकसद अवरुद्ध हो जाता है? सही आंसर आपका कुंठा या फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। अब इसको समझिए, मान लीजिए आपने जो है एक लक्ष्य बनाया कि मान लीजिए इस रेस को हमें पूरा करना है और आपसे किसी से कंपटीशन है, इस रेस को हमें पूरा करना है। आपने जी जान लगा दिया, खूब दौड़ लगाई, लेकिन आपसे 1 सेकंड पहले कोई बालक पहुंच गया, तो आपके मन में क्या होगा? आपके मन में कुंठा आएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी आपको कि मैंने इतनी मेहनत की और मात्र 1 सेकंड से पीछे रह गया। तो इस जो अप्रत्याश मतलब यहाँ पर थोड़ा-सा कठिन देते हैं, लैंग्वेज थोड़ी कठिन बनाते हैं जिससे बालक समझ नहीं पाए, ठीक है ना? तो अप्रत्याशित वांछित लक्ष्य का मतलब है कि आपने जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपने टारगेट रखा था, अगर वो टारगेट आपको नहीं मिला तो आपके मन में क्या होगा? कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी।
54 नंबर देखिए, प्रशिक्षण के 3 स्थानांतरण कौन-कौन से हैं? तो 3 स्थानांतरण होते हैं प्रशिक्षण के, पहला होता है सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तीसरा शून्य। अगर कोई भी चीज़ आपको सिखाई जा रही है, तो या तो वो आपके समझ में आ जाएगी या आपके समझ में नहीं आएगी या एकदम ज़ीरो रहेगी, ना तो समझ में आ रही है और ना पता ही चल रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है? तो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, ये 3 तरह के प्रशिक्षण की अवस्थाएँ होती हैं। अगला देखिए 55 नंबर, पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे जिसने मानसिक क्रियाओं के संदर्भ में बुद्धि की अवधारणा को औपचारिक रूप देने का प्रयास किया? तो अल्बर्ट बिने महोदय ने सबसे पहले बुद्धि की अवधारणा को औपचारिक रूप देने का प्रयास किया था। नाम है उनका अल्बर्ट बिने। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा का विचार दिया गया था। पहले जो हमने सीडीपी की वीडियो कराई थी, उसमें बुनियादी शिक्षा के बारे में, बेसिक जो आपकी एजुकेशन है उसके बारे में काफ़ी कुछ हमने बता रखा है, तो जरूर देखिएगा सारी वीडियो। 57 देखिए, प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक आंदोलन है जो किस शताब्दी में शुरू हुआ था? तो ये प्रगतिशील शिक्षा का आंदोलन है, ये 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। फैक्ट वाला प्रश्न है। 58 नंबर देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार व्यक्ति का पहला फोकस किस पर होना चाहिए? तो शिक्षा का उच्च उद्देश्य, यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पर इसका फोकस होना चाहिए। यानी कि जितनी अच्छी से अच्छी शिक्षा हमें प्राप्त हो सके उस पर फोकस रखिए, पैसे पर फोकस मत रखिए। शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो पैसा अपने आप ही आ जाएगा। तो उच्च शिक्षा जो है वो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। 59 नंबर देखिए, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कैरोल गिल्गन ने किस तर्क पर आधारित कोहलबर्ग के सिद्धांतों की आलोचना की थी? कैरोल गिल्गन ने कोहलबर्ग के सिद्धांतों की आलोचना की, क्यों? उन्होंने लड़कियों द्वारा प्रदर्शित नैतिक विकास की विशिष्ट प्रतिमानों की उपेक्षा की। यानी कोहलबर्ग जो भी अपनी प्रयोग करते थे या जो भी वो अपनी बातें कहते थे, वो लड़कों के ऊपर ही कहते थे, लड़कियों के ऊपर नहीं कहते थे। इसलिए जो अमेरिकी वैज्ञानिक है कैरोल गिल्गन ने इनकी जो है क्या की थी, आलोचना की थी कि तुम तो जो है कह सकते हैं लैंगिकता से, भेदभाव से ग्रसित हो, तुम लड़कियों के ऊपर नहीं ध्यान देते हो, लड़कियों के ऊपर कोई प्रयोग नहीं करते हो, लड़कों के ऊपर ही प्रयोग करते हो। तो इन्होंने जो है इनका यह बात कही थी। 60 नंबर देखिए, आनुवांशिक लक्षण जीन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और एक जीन के कई प्रकार हो सकते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जो जीन के प्रकार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जेनेटिक तत्व कहते हैं। जो एक व्यक्ति से, यानी कि माता पिता से बच्चों में जाता है, तो वो एक जीन के माध्यम से पहुंचता है और जो कई प्रकार के जीन होते हैं उन्हें हम जेनेटिक तत्व कहते हैं, जेनेटिक एलिमेंट कहते हैं। 61 देखिए, किसके अनुसार व्यवहार एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है? तो सीधी सीधी बात है, जेबी वॉटसन ने कहा था कि व्यवहार जो है वो एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है। 62 देखिए, थूकना तथा बबलाना इसका संबंध किससे है? तो भाषा विकास से। अगर बालक थूकना शुरू कर रहा है, बबला रहा है, यानी कि वह अपने भाषा को सीखने का प्रयास कर रहा है, कुछ ना कुछ वो बोलना चाह रहा है। अगला देखिए, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है? तो बालक के सर्वांगीण विकास करने के लिए बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। अगर आपको बाल विकास पढ़ाया जा रहा है तो इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप बालकों को पढ़ाएंगे और जब तक आपको बालक की मतलब क्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी, बालक क्या सोच रहा है, उसको कब किस चीज़ की आवश्यकता है, तब तक आप बालक का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे। तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए बाल विकास का अध्ययन आवश्यक है। देखिए 64 नंबर, लेखन विकार का क्या अर्थ है? तो लिखने में अगर कठिनाई हो रही है तो वो आपका लेखन विकार कहलाएगा। 65 नंबर देखिए, मस्तिष्काभिमुख नियम यानी कि सेफलोपोडोल लॉ जो है यह किससे संबंधित है? तो ये विकास से संबंधित है। मस्तिष्काभिमुख नियम जो है वो आपका विकास से संबंधित है। 66 नंबर देखिए, प्रसव की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? तो ये आपकी विस्तारण कहलाती है। जब मतलब कि माँ का जो प्रसव होता है, तो जो पहली अवस्था होती है उसे हम विस्तारण कहते हैं। हिलना, अवसाद, डर एवं भय ये किसके लक्षण होते हैं? तो ये मानसिक बीमारी के लक्षण होते हैं। हिल रहा है कोई व्यक्ति, अवसाद में है, उसको बार-बार डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो ये एक तरह की मानसिक बीमारी होती है। अगला देखिए 68 है, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? तो जुंग ने 2 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है, एक तो अंतर्मुखी होता है और एक बाहिर्मुखी होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए 69, बालकों के व्यक्तित्व पर प्रभुत्वशाली अभिव्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है? मान लीजिए कोई बालक आपके यहाँ पर है और आप उस पर अपना अधिकार जता रहे हैं। आज तुमने अगर ये नहीं किया तो बेल्ट से मारेंगे, आज तुमने अगर ये नहीं किया तो तुमसे ये काम करवाएंगे। आप क्या कर रहे हो? उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। तो इसका बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बालक में असुरक्षा की भावना जागृत हो जाएगी। 70 नंबर देखिए, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जब अंतःक्रिया होती है तब मानव का व्यक्तित्व यहाँ पर बनता है। तो मानव व्यक्तित्व जो है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। 71 नंबर देखिए, कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह आपका लैंगिक भेदभाव का उदाहरण है और यही आरोप गिल्गन महोदय ने किस पर लगाया था? अभी हम आपको बता करके आ रहे हैं। उनके ऊपर यही जो है मतलब भेदभाव का आरोप लगाया गया था।
अगला देखिए, बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या होता है? ये कई बार पूछा गया है। एमपीटेट वर्ग 1 में भी आया था, वर्ग 2 में भी आया था, तो कन्फर्म है कि वर्ग 3 में आएगा। तो चलिए देख लीजिए। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है? तो मानसिक एज क्या है बटे वास्तविक एज क्या है, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही आपका जो है सूत्र बन जाएगा बुद्धि लब्धि मापने का, आईक्यू मापने का सूत्र। 73 देखिए, फ्रायड के अनुसार मन के 3 घटक कौन-कौन से हैं? तो फ्रायड ने बताया कि 3 घटक होते हैं मन के, एक अहम होता है, एक इड होता है और एक पराअहम होता है। ये 3 जो घटक हैं, वो फ्रायड जी ने बताए हैं। बच्चों के व्यक्तित्व पर माता-पिता का क्या सबसे ज़्यादा प्रभाव कब पड़ता है? जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, उसमें माता-पिता का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, 3 से 5 वर्ष की जो एज होती है, उसमें बालक सबसे ज़्यादा अपने माता-पिता के संपर्क में रहता है, तो माता-पिता का उस समय बच्चे के विकास पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो पूर्व बाल्यावस्था या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में। 75 देखिए 75, आप एक आदमी को कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप उसे अपने भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। ये बात किसने कही थी कि आप किसी आदमी को कुछ सिखा नहीं सकते हैं, बस आप ये कह सकते हैं आप इस चीज़ को अपने अंदर खोजो। तो ये बात किसने कही थी? तो गैलीलियो गैलीलाई ने यह बात कही थी। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर देखिए। थॉमस पी ग्रीन के अनुसार शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के किसके लिए किया जाता है? तो शिक्षण जो है बच्चे के विकास के लिए किया जाता है, और थॉमस पी ग्रीन महोदय ने यह बात कही है कि जो शिक्षण है वो एक बच्चे के लिए क्यों आवश्यक है? तो बच्चे के विकास के लिए यह आवश्यक है। 77 देखिए, बच्चे किसके माध्यम से सीखते हैं? तो सामाजिक संपर्क तथा सामाजिक भागीदारी के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। जैसा समाज के साथ में बैठेंगे, जिस तरह के उनके मित्र दोस्त होंगे, उसी तरह का विचार उनके मन में आएगा। परिपक्वता किससे संबंधित है? तो वृद्धि की प्रक्रिया से। कई बार हमने आपको बताया परिपक्वता क्या होती है। अगर बालक जो है रेंगना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है, तो बालक अपने आप में परिपक्व हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? बालक वृद्धि कर रहा है। तो जो परिपक्वता है वह वृद्धि की प्रक्रिया से संबंधित होती है। आगे देखिए 79, वृद्धि की अवधारणा का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? अल्फ्रेड बिने महोदय ने वृद्धि की अवधारणा का सबसे पहला प्रयास किया था। भाई शेयर भी करना है सभी दोस्तों के पास में इस वीडियो को, बहुत मेहनत लगी है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के कितने मुख्य तत्वों का सुझाव दिया है? तो अल्फ्रेड बिने महोदय के अनुसार बुद्धि के कुल 4 मुख्य तत्व होते हैं। अगला 81 नंबर देखिए, समाजीकरण में मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रायड महोदय ने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया था। अगला 82, वहाँ जहाँ विचार प्रारूप भाषा से प्रभावित होते हैं, क्या कहलाता है? तो भाषाई निर्धारण कहलाता है। जैसे कि अगर आप तमिलनाडु में चले जाइए, तो आपके जो विचार हैं वो तमिल भाषा में बोलेंगे, तभी वहाँ पर एक एक दूसरे के पास में पहुँचेंगे। यानी कि जो विचार प्रारूप है वो भाषा से प्रभावित हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? भाषाई निर्धारण कहते हैं। यानी कि वहाँ पर तमिल लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर तेलुगु लोग ज़्यादा रहते हैं, तो कैसे निर्धारण कर रहे हैं कि आपकी जो भाषा है वो जो प्रारूप है वो भाषा से प्रभावित हो रहा है। 83 देखिए, जाति निर्धारण का आधार कौन-सा माना जाता है? तो जाति का निर्धारण जन्म से ही हो जाता है, जहाँ पर आप जन्म लेते हैं, उसी के अनुसार आपकी जाति हो जाती है। एससी, एसटी, ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर, ये जो भी है, ये जन्म के आधार पर निर्धारण किया जाता है। 84 देखिए, छात्रों के व्यक्तिगत अंतर के संबंध में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विभिन्न प्रकार के सीखने की परिस्थितियां प्रदान करें। व्यक्तिगत अंतर का मतलब है कि कोई छात्र मान लीजिए विकलांग है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी को कम पढ़ना आता है, किसी को ज़्यादा पढ़ना आता है, कोई बहुत प्रतिभाशाली है। तो ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विभिन्न प्रकार की सीखने की परिस्थितियां प्रदान करेगा। जो बहुत ज़्यादा सीख चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने आप को एक तरह से कह रहे हैं प्रतिभाशाली बता रहा है, तो उसको उसी हिसाब के प्रश्न दिए जाएंगे। जो बहुत कमज़ोर है उसको और कम जो है प्रश्न दिए जाएंगे। तो ये जो है विभिन्न प्रकार की सीखने की परिस्थितियां शिक्षक के द्वारा प्रदान की जाती हैं। 85 देखिए, कक्षा में शिक्षक प्रश्न क्यों पूछता है? तो भाई बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कक्षा में शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए कोई कहानी पढ़ा रहा है, ठीक है, गांधी जी के बारे में पढ़ा रहा है और बालक इधर उधर देख रहे हैं, तो ये शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि उनका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो शिक्षक प्रश्न पूछेगा कि बताइए गांधी जी की माता का क्या नाम था? अब ये बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही शिक्षक ने यह प्रश्न पूछा है। बच्चे फिर से अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब एक्टिव हो जाएंगे बालक की क्या पूछेंगे सर पता नहीं, आगे कुछ और भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा? बच्चों बच्चों का ध्यान जो है वो शिक्षक की ओर रहेगा और बच्चे एक्टिव रहेंगे, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है। सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कौन-कौन होता है? तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय भागीदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई देखो ये टीचर पढ़ा रहा है और बालक जो है वो अपना इधर-उधर घूम रहे हैं, या फिर उनका मन जो है वो क्रिकेट ग्राउंड में लगा हुआ है, सक्रिय नहीं है। तो शिक्षक को सक्रिय रहना चाहिए और शिक्षार्थी दोनों को। ऐसा पता चला कि शिक्षार्थी जो है बालक जो है पढ़ने में बहुत मन लगा रहे हैं, अच्छे से बैठे हुए हैं, पर जो वहाँ पर टीचर है उसका मन कहीं और लगा हुआ है, कुछ भी सिखा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रहेंगे, तभी जो है बालक सीख पाएगा।
87 देखिए, चलना सीखना ये किसका उदाहरण होता है? तो क्रियात्मक विकास का यह उदाहरण होता है। सीधे फैक्ट वाला प्रश्न है। 88 देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये तो फैक्ट आपको पता ही होगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर महोदय के द्वारा दिया गया था। 89 देखिए, व्यक्तिगत अधिगम का क्या अर्थ होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति का अधिगम अपना तरीका, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अधिगम का अपना तरीका होता है, उसे हम व्यक्तिगत अधिगम कहते हैं, पर्सनल अधिगम उसको कहते हैं कि प्रत्येक जो बालक है उसके सीखने की अलग-अलग क्षमता होती है। ये पहले भी आपको बता चुके हैं। 90 नंबर देखिए, थर्स्टन ने कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सुझाव दिया था? तो थर्स्टन महोदय के अनुसार 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताएँ होती हैं। अगला देखिए, एक बच्चे का सीखना कहाँ से शुरू होता है? तो पहले ही बता चुके हैं, परिवार से एक बच्चे का सीखना होता है। परिवार को अधिगम का पालना कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। यहाँ पर परिवार आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 92, महिला का लिंग निर्धारण कब होता है? तो आपको पता है, जब XX क्रोमोसोम मिलते हैं तो महिला का लिंग निर्धारण होता है, यानी कि बालिका बनती है। और जब XY जो क्रोमोसोम मिलते हैं तो पुरुष का निर्धारण होता है, यानी कि बालक बनता है। ठीक है, तो XX क्रोमोसोम बालिका, XY क्रोमोसोम बालक, तो दोनों याद रखिएगा। आपके एमपी टेट वर्ग 3 में पूछा गया था महिला का लिंग निर्धारण, तो हो सकता है इस बार आपसे पुरुष का लिंग निर्धारण पूछ लें। तो XY क्रोमोसोम मिलेंगे तो पुरुष का निर्माण होगा भैया। 93 नंबर देखिए, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निकालने की क्षमता होती है। इस दृष्टिकोण से एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो शिक्षक जो है वो एक अनुदेशक की भांति कार्य करेगा यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिए 94 नंबर, साथियों और शिक्षकों के साथ संतोषजनक संबंध बनाने या बनाए रखने में कठिनाई किस प्रकार के शिक्षार्थियों की विशेषता है? यानी कि ना तो वो शिक्षकों से अच्छा व्यवहार बना पा रहा है, ना जो उसके साथी उनके साथ में अच्छा व्यवहार बना पा रहा है, तो किस प्रकार के शिक्षार्थियों की विशेषता है? तो संवेदनात्मक और व्यवहारिक संबंधी विकार वाले, यानी कि इनको व्यवहार करना नहीं आता है, इनमें संवेदना की कमी है। तो ऐसे जो विकार वाले बच्चे होते हैं उनको जो है साथियों और शिक्षकों के साथ संतोषजनक व्यवहार बनाने में जो है कठिनाई होती है। 95 देखिए, धीमे शिक्षार्थियों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस पर आधारित होनी चाहिए? जो बालक धीरे-धीरे सीख रहा है तो कैसे उसको सिखाना चाहिए? तो शिक्षार्थियों की मानसिक आयु पर। शिक्षार्थी जो है सामने आपके जो बालक बैठा है, आपको समझना पड़ेगा कि वो बालक की सीखने की स्पीड कितनी है, कितना हम सिखाएँगे, किस तरह से सिखाएँगे कि वो बालक सीखेगा। तो शिक्षार्थियों की जो मानसिक आयु होती है, उसके आधार पर उनका जो है सीखने का निर्धारण होता है। 96, पियाजे के अनुसार विश्व में समस्याओं को समझने, सोचने और हल करने की बच्चों की क्षमता का विकास कैसे होता है? तो असंतत तरीके से, यानी कि लगातार जो है यह विकास होता रहता है। जैसे जैसे बालक किसी चीज़ को देखता है, उसको सॉल्व करता है, फेल होता है, फिर सीखता है, फिर सीखता है, ऐसे करके जो है असंतत तरीके से बालक के सोचने, समझने और हल करने की क्षमता में वृद्धि और विकास होता रहता है। 97 देखिए, जॉन डीवी के अनुसार जिन प्रक्रियाओं और सिद्धांतों से बच्चों को बाद के जीवन में मदद मिलेगी, जिससे शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए, उन्हें क्या कहा जाता है? इसे हम उपयोगिता का सिद्धांत कहते हैं। जॉन डीवी महोदय ने कहा है कि ऐसी चीज़ें सिखाइए जिससे कि बालक के आगे आगे के जीवन में भी वो चीज़ें यूज में आएँ। ठीक है, तो ऐसे सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम उपयोगिता का सिद्धांत कहते हैं। ये जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी वो बालक के जीवन में आगे भी उपयोग में लाई जाएंगी, तो इसे हम उपयोगिता का सिद्धांत कहते हैं। जॉन डीवी महोदय के द्वारा दिया गया था। 98 देखिए, यूनिवर्सल प्रशिक्षण विद्यालय आंदोलन 1834 में किस देश में शुरू हुआ था? तो जो यूनिवर्सल प्रशिक्षण विद्यालय आंदोलन है, यह फ्रांस में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 99 देखते हैं। किसका बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव में दृढ़ विश्वास था और उसने कहा था कि इसे पूरी तरह से आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है? तो अल्बर्ट बिने महोदय ने कहा था कि भैया देखो, जो बुद्धि है इसे आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। जरूरी नहीं है कि किसी के माता पिता अगर बहुत तेज है पढ़ने में तो बालक भी उनका बहुत पढ़ने में तेज हो। ठीक है, तो इसे हम आनुवांशिक रूप से, जेनेटिक रूप से निर्धारित नहीं कर सकते हैं, अल्बर्ट बिने महोदय के द्वारा कहा गया था। 100 नंबर का प्रश्न देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, बुनियादी द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के ये बुनियादी द्वंद्व होते हैं। तो 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करना है, जिसका पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। पार्ट सेकंड जो है वो कल आपका आ जाएगा। ये पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। कल भी आपके सामने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम एमपीटेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, सीटेट अन्य जो एग्जाम है इनमें पूछे गए हैं। तो वो 100 प्रश्न कल फिर आपके सामने आने वाले हैं। और ये पर्यावरण अध्ययन की ईवीएस की वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम डिटेल में आपको सारी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब समय कम बचा हुआ है तो हम पर्यावरण की भी इसी तरह से वन लाइनर फैक्ट वाली लगभग 300 से 400 प्रश्न लेकर के आएंगे। क्योंकि जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण बहुत विस्तृत सिलेबस है। इसमें पर्यावरण में ही आपका
अंतरिक्ष भी पूछेंगे, ठीक है? आपका सौरमंडल भी पूछेंगे, पर्यावरण से संबंधित पूछेंगे, एमपी के भी पूछ लेंगे इसी में करंट अफेयर भी पूछ लेंगे, तो थोड़ा-सा ब्रॉड सिलेबस रहेगा। तो इस वाली जो ईवीएस की वीडियो आने वाली है कुछ देर बाद, उसमें हम ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके करंट अफेयर भी उसमें होगी, उसमें आपका प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे, रीसेंट एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होंगे, आपका जो है पर्यावरण होगा, अंतरिक्ष होगा, भूगोल होगा, सारी चीज़ें उसमें हम कवर करेंगे। तो 300 से 400 महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम आपके करवाने वाले हैं, ठीक है? तो बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए हम फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।